नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी चुनाव आयोग पर राहुल और तेजस्वी के वार की, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मिल रही चुनौती की। देखेंगे वाम दलों ने चुनाव आयोग पर उठाए क्या सवाल, पीएम सीएम की गिरफ्तारी पर पद छीनने वाले विधेयक पर कैसे फंस गई बीजेपी। जानेंगे राज ठाकरे के वोट चोरी पर उठाए सवालों को और बुलेटिन के आखिर में बात उपराष्ट्रपति चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में धांधली के हुए खुलासे को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन हुए हाउस अरेस्ट। घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। रिम्स 2 जमीन विवाद को लेकर चलाने वाले थे हल। उद्धव गुट का बड़ा दावा, वोट चोरी कर सीएम बने देवेंद्र फडणवीस। पार्टी सांसद संजय राउत बोले 8 महीने से हम महाराष्ट्र चुनाव में धांधली पर कर रहे हैं सवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। पीएम सीएम बिल पर कांग्रेस अध्यक्ष बोले 30 दिनों के भीतर विपक्षी सरकारों को गिराने की साजिश। लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है ये विधेयक। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बनेगा नॉलेज कॉरिडोर। पाक के विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा ऐलान। दोनों देशों में 6 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा महागठबंधन को मजबूत कर रही है तो एनडीए की जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों पर तीखा तंज कसा है। कहा है कि अगर वोट चोरी नहीं हुई तो बीजेपी कोई चुनाव नहीं जीत सकती। तो क्या कहा राहुल और तेजस्वी ने, देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है। यात्रा के 8वें दिन पूर्णिया में राहुल और तेजस्वी यादव बुलेट पर सवार हुए तो अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और वीआईपी चीफ मुकेश सहनी भी मौजूद थे। अररिया में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आज तक मेरे सवालों का जवाब चुनाव आयोग से नहीं मिला है। कर्नाटक में मैंने पूछा 1 लाख वोटर कहां से आए, इसका जवाब अभी तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया। अनुराग ठाकुर ने कहा, फर्जी वोटर जोड़े गए, उनसे एफिडेविट नहीं मांगा गया। मैंने कहा वोटर के नाम जोड़े गए, मुझसे एफिडेविट मांगा गया। मीडिया जानता है कि ये चुनाव आयोग किसके साथ खड़ा है। अगर वो निष्पक्ष होते तो अनुराग ठाकुर से हलफनामा मांगा जाता, इसलिए ये निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयुक्त और भाजपा के बीच सांठगांठ है। राहुल ने कहा कि ये यात्रा बहुत सफल रही है और लोग खुद ही आ रहे हैं। ये साफ है कि वोट चोरी के बारे में हमने जो कुछ भी कहा, बिहार के करोड़ों लोग उस पर विश्वास करते हैं। राहुल ने कहा, चुनाव आयोग का काम सही मतदाता सूची उपलब्ध कराना है और उन्होंने महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में ऐसा नहीं किया है। हम आपको बिहार में चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। आपने महाराष्ट्र में चोरी की, आपने हरियाणा में चोरी की, कर्नाटक में हमने सबूतों के साथ बताया वोट चोरी हुए थे। हम इसे यहाँ नहीं होने देंगे। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रहा है, ये गोदी आयोग बन गया है। अब चुनाव आयोग बीजेपी पार्टी के एक सेल, बीजेपी के एक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए राहुल गांधी और हम सभी इस यात्रा पर निकले हैं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। राहुल और तेजस्वी यादव के निशाने पर चुनाव आयोग बना हुआ है। एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए थे कि एसआईआर में आधार को भी मानना होगा, लेकिन बीएलओ अभी तक आधार को कबूल नहीं कर रहे हैं, जिससे विपक्ष भड़का हुआ है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट में। बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अहम आदेश दिया, जिसके बाद भी चुनाव आयोग पर उसके आदेश की अवहेलना करने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान गलत तरीके से वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों को फिर से शामिल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि एसआईआर के बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें कोई भी नाम नहीं काटा जाएगा, भले ही बीएलओ की तरफ से वोटर के नाम की अनुशंसा नहीं की गई हो और उसके नाम के आगे नॉट रिकमेंडेड लिखा हो। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए आधार को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने साफ कर दिया था कि चुनाव आयोग की तरफ से जो 11 दस्तावेजों में से कोई एक मांगा गया है, अगर वो नहीं हो तो सिर्फ आधार से ही काम चल जाएगा। इस आदेश के बाद से कई लोग अपना नाम दोबारा जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसमें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बीएलओ की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से किसी भी तरह के आदेश नहीं आए हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई लिखित आदेश मिला है। इसलिए एसआईआर की प्रक्रिया जैसे पहले चल रही थी उसी तरह से जारी रहेगी।
बीएलओ की तरफ से आधार कार्ड स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, जिसे लेकर आरजेडी अब इस मामले में चुनाव आयोग पर हमलावर हो गई। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने 22 अगस्त को स्पष्ट आदेश दिया है कि मतदाता के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित 11 दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को भी सम्मिलित किया जाए। इसके बावजूद अभी तक चुनाव आयोग द्वारा कोर्ट के आदेश पर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया। इस वजह से राजनीतिक दलों के बीएलओ द्वारा मतदाता सत्यापन के लिए आधार कार्ड दिए जाने पर बीएलओ आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वाने की आखिरी तारीख करीब आ रही है। ऐसे में कई लोगों के नाम वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं हो पाएंगे। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यहां तक कह दिया है कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज कराएंगे। बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से बिहार में खेल करने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दल लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि कोई शिकायत नहीं मिल रही है, जिसे लेकर सीपीआई-एमएल ने तीखा हमला बोला है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग गंभीर आरोपों से घिर गया है। पहले ही उसने विपक्ष के सभी दावों को मानने से इनकार कर दिया और अब उस पर ये आरोप लग रहे हैं कि आयोग विपक्षी दलों की आपत्तियों को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। एसआईआर पर आपत्ति दर्ज करने की विंडो को खुले 23 दिन बीत गए हैं, लेकिन सीपीआई-एमएल की तरफ से 9 ही आपत्ति स्वीकार की गई। हालांकि पार्टी की शिकायत है कि हमारे पार्टी के लोगों ने कई जगहों पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उन्हें मंजूर ही नहीं किया जा रहा। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट में लिखा कि सीपीआई-एमएल ने चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक चिट्ठी लिखकर आयोग के 21 अगस्त 2025 के बुलेटिन पर कड़ी आपत्ति जताई है। ये चिट्ठी बाद में मुख्य चुनाव आयुक्त को भी भेजी गई। बुलेटिन में दावा किया गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने के संबंध में किसी भी राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंटों यानी बीएलए ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की है। पार्टी ने बताया कि सीपीआई-एमएल के बिहार के राज्य सचिव कुणाल एसके चौधरी ने चुनाव आयोग के दावों को तथ्यात्मक रूप से गलत ठहराया है। उनका कहना है कि आयोग ने आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया को कभी भी प्रभावी या पारदर्शी नहीं बनाया। इसके साथ ही पार्टी ने कई नामों के उदाहरण भी दिए जिन्हें लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से उन पर संज्ञान नहीं लिया गया। सीपीआई-एमएल ने मिंटू पासवान के मामले का भी जिक्र किया और कहा कि वो तो खुद पहले सुप्रीम कोर्ट और बाद में बिहार चुनाव कार्यालय में पेश हुए, जहां उन्हें भरोसा दिया गया कि भोजपुर में उनकी आपत्ति को विधिवत दर्ज किया जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनाव आयोग की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। जिस तरह तमाम विपक्षी दल एक के बाद एक चुनाव आयोग की पोल खोल रहे हैं, उससे आयोग बुरी तरह घिर गया है। अब सीपीआई-एमएल के आरोपों पर उसकी तरफ से क्या जवाब दिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वाम दलों का कहना है कि लोग शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ही इसे दर्ज नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता दिख रहा है तो मुश्किल में मोदी सरकार भी दिखाई दे रही है। पीएम-सीएम की 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद उनका पद छीनने का जो बिल सरकार संसद में लाई और फिर उसे जेपीसी में भेज दिया गया, उसे लेकर विपक्ष की रणनीति ने मोदी सरकार को चिंता में डाल दिया है। तो क्या है विपक्ष की रणनीति, देखेंगे रिपोर्ट। केंद्र सरकार के हालिया संविधान संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया है। इस बिल के मुताबिक अगर कोई पीएम, सीएम या मंत्री 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहता है तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन अब इसे लेकर विपक्षी दलों के तेवर सख्त होते दिखाई दे रहे हैं। पहले टीएमसी ने जेपीसी से खुद को अलग करने की बात कही थी और अब यही बात समाजवादी पार्टी ने भी कह दी है। दोनों पार्टियों ने जेपीसी को तमाशा करार दिया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसे असंवैधानिक विधेयक बताते हुए केंद्र पर एसआईआर जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, यह सरकार का हथकंडा है जिसे हमने बेनकाब किया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बिल का मूल विचार ही त्रुटिपूर्ण है। गृह मंत्री शाह जो इसे पेश कर रहे हैं खुद झूठे मामलों में फंसने की बात कह चुके हैं। ऐसे में कोई भी फंस सकता है, फिर यह बिल क्यों? सपा टीएमसी के रुख के बाद इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने भी जेपीसी को लेकर अपना रुख सख्त करने के संकेत दे दिए हैं। टीएमसी और सपा नेताओं का कहना है कि जेपीसी में भी उनके सदस्यों की बात नहीं सुनी जाती। वैसे भी ये बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है, इसलिए वो इसका बहिष्कार करेंगे। अब यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और दूसरे दल भी इसी तरह का फैसला कर सकते हैं। कांग्रेस के कम से कम 6 सदस्य जेपीसी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन इस मामले में एकजुट नजर आ रहा है, उससे मोदी सरकार चिंता में दिखाई दे रही है।
जेपीसी में अगर विपक्ष के सदस्य शामिल नहीं होते हैं तो इसका गठन ही मुश्किल हो जाएगा, और जेपीसी बन भी गई तो इसकी सिफारिशों का संसद से पास कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष के बिना समर्थन के ये बिल पास नहीं हो सकता। यानी मोदी सरकार मुश्किल में है तो उसके पुराने सहयोगी भी इस मुश्किल को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र निर्माण सेना पार्टी के चीफ राज ठाकरे ने बिना नाम लिए मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है। तो क्या कहा है राज ठाकरे ने, देखिए रिपोर्ट में। वोट चोरी को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार खुलासे हो रहे हैं, जिससे एनडीए डगमगाती हुई नजर आ रही है। इसी को लेकर अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने वोट चोरी पर बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासी पारा हाई है। राज ठाकरे ने स्थानीय पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और भाजपा के अनुराग ठाकुर ने मतदाता सूची में धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, तब निर्वाचन आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए थी। विपक्ष के साथ साथ सरकार के सदस्य भी संदेह जता रहे हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग मामले को दबाना पसंद कर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि पिछले 10 सालों की वोट चोरी उजागर हो जाएगी। वो इतने सालों तक वोट चुराकर सरकार बनाने में कामयाब रही है। पिछले 10 सालों से वोटों की चोरी हो रही है। मैं 2016 से इसके बारे में बोल रहा हूँ। मैंने शरद पवार, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अन्य विपक्षी सदस्यों से भी मुलाकात की। साल 2017 में मैंने चुनाव का बहिष्कार करने का सुझाव दिया था। बता दें कि मनसे अध्यक्ष ने बिना किसी राजनीतिक दल का नाम लिए वोट चोरी पर हमला बोला। राज ठाकरे का दावा है कि जनता ने वोट तो दिया, लेकिन पता नहीं चला कि कहां चला गया। बीजेपी के पुराने सहयोगी ही अब बीजेपी की जीत पर सवाल उठा रहे हैं। तो जो दल बीजेपी के साथ हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में पाला तो नहीं बदल जाएंगे। इस बीच विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी का एक बयान सामने आया है, जिसने बीजेपी की नींद उड़ाकर रख दी है। तो क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है और इसी दिन नतीजे भी सामने आ जाएंगे। जहां एक तरफ एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी पर दांव चला है। इस चुनाव से ठीक पहले बी सुदर्शन रेड्डी के एक बयान ने एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है। एक इंटरव्यू में सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति पद पर अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि उनका पहला कर्तव्य भारत के संविधान की रक्षा करना होगा। उन्होंने कहा कि यह पद संभालने के बाद ये उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस दौरान जब उनसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने एक बड़ा दावा किया। जब रेड्डी से पूछा गया कि क्या टीडीपी और जेडीयू एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगी, तो उन्होंने कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी उन्हें जानता हूं। उन्होंने अभी तक खुलकर ये नहीं कहा है कि वो एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। दोनों नेताओं ने सिर्फ इतना कहा है कि वो एनडीए का हिस्सा हैं और उन्हें उनके साथ जाना है। देखते हैं क्या होता है। चंद्रबाबू नायडू को लेकर उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू एक दूरदर्शी और कद्दावर नेता हैं। वो जानते हैं कि देश हित में क्या करना है। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर सही फैसले लिए हैं। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उन्होंने कई बार ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं। रेड्डी के इस बयान से कहीं ना कहीं एनडीए में हलचल मच सकती है। और बुलेटिन के आखिर में बात उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की जांच का काम पूरा हो चुका है। कुल 68 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें से अधिकांश लोगों का नामांकन खारिज कर दिया गया है। लेकिन इस दौरान एक बड़ी धांधली भी सामने आई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही इसे लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। चुनाव के लिए नामांकन पत्र में जाली हस्ताक्षर किए गए। चुनाव के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के अलावा कुल 68 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। लेकिन जब नामांकन की तारीख खत्म होने के बाद इनका वेरिफिकेशन हुआ, तो इनमें से केवल 2 ही नामांकन सही पाए गए, जो इंडिया के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी और एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के हैं। बाकी सभी में कोई न कोई गड़बड़ी पाई गई। नामांकन पत्रों की इस जांच के दौरान फर्जी दस्तखत का मामला भी सामने आया। केरल के जोयमोन जोसेफ के नामांकन में कई सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। इनमें यहां तक कि जो सांसद जेल में बंद है, उनके भी हस्ताक्षर शामिल थे। शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए वाईएसआरसीपी के सांसद मिथुन रेड्डी के हस्ताक्षर इन नामांकन पत्रों पर पाए गए। मिली जानकारी के मुताबिक जोयमोन जोसेफ के नामांकन में 22 प्रस्तावक और 22 ही समर्थक हैं। इनमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के नाम और हस्ताक्षर हैं। इस मामले के सामने आने के बाद इसे लेकर विवाद छिड़ गया। बताया जा रहा है कि नामांकन पत्र पर सांसदों को जानकारी दिए बिना ही उनका नाम लिखकर साइन कर दिया गया। कई सांसदों ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने जोयमोन जोसेफ के नामांकन पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिसके बाद उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। लेकिन इस वाकये के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिस तरह धांधली के आरोप विपक्ष लगा रहा है, अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। बहरहाल फिलहाल ये चुनाव इंडिया वर्सेस एनडीए है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।